Hello everyone, I'm Dr. Avinash Kumar, ENT consultant and head and neck cancer surgeon in Fortis Hospital, Greater Noida. आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे which is called as deviated nasal septum, यानी कि नाक की बीच की हड्डी का टेढ़ा होना। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, कुछ लोगों को जुकाम या फिर कभी कभी सांस लेने में परेशानी का सामना हमेशा ही करना पड़ता है। कुछ मामलों में ये समस्या किसी एलर्जी, फ्लू या फिर सांस की बीमारी जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की वजह से हो जाती है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी सांस लेने में परेशानी या फिर जुकाम की समस्या रहती है, तो आप नेजल डेविएटेड स्पेक्ट्रम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हमारी नाक के भीतर दो मार्ग होते हैं जिन्हें नेजल कैविटी कहते हैं। इन दोनों मार्ग के बीच में एक हड्डी गुजरती है जिसे नेजल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब स्पेक्ट्रम अपनी जगह से खिसक जाती है तो इस स्थिति को नाक का टेढ़ा या डेविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम होना कहते हैं। डेविएटेड स्पेक्ट्रम होने पर नाक के बीच की दीवार एक तरफ खिसक जाती है, जिससे नाक का एक छेद दूसरे की तुलना में छोटा हो जाता है। इस वजह से नाक का छेद ब्लॉक होने का रिस्क रहता है। आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है या नहीं है, इसका पता लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। इनमें से कुछ खास लक्षण हैं: नाक से खून आना, चेहरे, नाक और आंखों में दर्द रहना, नाक छूने पर दर्द करना, सोते समय सांस लेने के दौरान आवाज आना, नाक की नली का रुक जाना और किसी एक तरफ मुड़कर सोने में सहजता महसूस करना। इस डेविएटेड स्पेक्ट्रम होने के प्रमुख कारणों के बारे में साफ तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह बीमारी गर्भ के अंदर ही हो जाती है और कुछ मामलों में किसी चोट के कारण भी हो सकती है। इस बीमारी के बारे में लोगों को काफी जानकारी नहीं है, इसलिए सेहत इंडिया में हम डिटेल में जानेंगे कि डेविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम बीमारी क्या है, ये क्यों होती है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अगर आपका नेजल सेप्टम जो है इट इज बोनी एंड कार्टिलेजिनियस बोथ, and if at all there is any deviation in one of them, it will cause symptoms. तो deviated nasal septum की etiology क्या है, क्यों deviated nasal septum result करता है? It can result because of trauma. अगर एक lateral blow हो जाता है या फिर crushing blow from the front हो जाता है, उसकी वजह से नाक टेढ़ा हो सकता है। And because of this, patient they come with a lot of clinical features. They can come with nasal obstruction, they can come with headache, they can come with nasal bleeding, and they can also come with snoring. At times, this can result in sinusitis. हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को डेविएटेड नेजल सेप्टम है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर एग्जामिनेशन, एंटीरियर राइनोस्कोपी में हमें डेविएशन पता चल जाता है। ऑल्सो वी कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन द्वारा नाक के अंदर ट्यूब डालते हैं और हम इंटेंसिटी ऑफ डेविएशन पता करते हैं। Now this can be simple, this can be obstructed and this can also be impacted. Simple और obstructed में medications का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन impacted में आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है और उसमें we have to go for surgical intervention. Also we have to go for CT scan paranasal sinuses, क्योंकि deviated nasal septum can result in chronic sinusitis. Sinusitis पता करने के लिए हमें CT scan करना पड़ता है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में बेसिकली जो नाक की बीच की हड्डी का टेढ़ा होना होता है, ये हम बात कर रहे हैं नाक के अंदर की हड्डी का। डेविएटेड नेजल सेप्टम अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी है तो इन दैट केस राइनोप्लास्टी का रोल आ जाता है, जो कॉस्मेटिक करेक्शन हो जाता है। अगर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो इट हैज टू गो फॉर कॉस्मेटिक करेक्शन। डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे नाक बंद रहता है, नाक से खून निकलना, खर्राटे लेना या फिर साइनसाइटिस, जिसमें नाक के पीछे से डिस्चार्ज आता है, जिसको हमें निकालने की सुबह सुबह निकालने की जरूरत पड़ती है। डेविएटेड नेजल सेप्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ये सी शेप हो सकता है, एस शेप हो सकता है, देयर कैन आल्सो बी स्पर। सी शेप यानी कि देयर इज डेविएशन ऑन ओनली वन साइड, एक साइड में डेविएशन होगा तो पेशेंट एक ही नॉस्ट्रिल का ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएगा, दूसरा नॉस्ट्रिल इज ओपन। एस शेप डेविएशन जो होता है, इसमें पेशेंट्स दे कम विद बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि दोनों साइड नाक ब्लॉक हो जाता है। और स्पर भी लेके पेशेंट आ सकता है। व्हाट एग्जैक्टली स्पर?
जो बोनी कार्टिलेजिनियस जंक्शन होता है, जैसे हम कहते हैं कि एंटीरियर पार्ट जो है वो कार्टिलेजिनियस होता है, पोस्टीरियर पार्ट बोनी होता है. If there is a buckling of the nasal septum at the osteocartilaginous junction, it is known as spur. Spur can lead to bleeding also, क्योंकि यहाँ पे capillaries stretch हो जाते हैं. Also, spur can press on the lateral wall of the nose and it can cause headache. तो lot of patients जो headache लेके आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि headache का क्या cause है. जब वो हमारे पास आते हैं, हम जब nose का examination करते हैं, only during anterior rhinoscopy हमें पता चलता है कि there is deviation of the nasal septum which is pressing on the lateral wall of the nose and it is causing headache. ये C shape, S shape, spur, ये एक classification है deviated nasal septum का. Also, there is a classification which is known as Cortell's classification, which is simple, obstructed and impacted. Simple DNS में there is mild deviation of the nasal septum. Obstructed में deviation काफी ज्यादा है, it is going up in the lateral wall. लेकिन अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट करोगे, कुछ टॉपिकल नेजल ड्रॉप्स डालोगे, तो वो श्रिंक कर जाता है and the patency is established. Impacted DNS में deviation काफी ज्यादा है, it is pressing on the lateral wall of the nose and even after giving topical nasal drops वो shrink नहीं करता है. In cases of impacted deviated nasal septum, you have to go for surgical intervention to correct it because medical management has no role. इसके बाद कुछ और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, बैलेंजेस क्लासिफिकेशन भी होता है, but these are what we have to look for in deviated nasal septum types. Deviated nasal septum के पेशेंट्स अगर ये सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, नाक बंद है, नाक से खून निकल रहा है, हेडेक है या फिर वो खर्राटे लेके आ रहा है, तो इन दैट केस हमें मैनेज करना पड़ता है पेशेंट को. हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है, जैसे डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी हो गया. दूरबीन को हम नाक के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज बेसिकली एंडोस्कोप को हम नेगोशिएट करते हैं नाक के अंदर, एंड वी लुक फॉर डेविएशन. वी आल्सो लुक फॉर कि साइनसेस का जो ड्रेनेज पाथवे है, whether that is blocked or not because of this deviation. Diagnostic nasal endoscopy and CT scan, they are required for the investigations, and after that we have to manage this patient. अगर हमें ऐसा लगेगा कि this is impacted DNS, जिसमें नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है, तो फिर हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं. ऑपरेशंस में सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं और सबम्यूकस रिसेक्शन कर सकते हैं. सेप्टोप्लास्टी हम तब करते हैं जब एंटीरियर डेविएशन है, नाक की बीच की हड्डी जो टेढ़ी है, आगे की तरफ टेढ़ी है अगर, तो उसमें हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं, जिसमें जो डेविएटेड पार्ट ऑफ कार्टिलेज है उसको हम निकाल देते हैं, नाक की हड्डी को सीधी करते हैं और फिर हम सूचर कर देते हैं. लेकिन अगर नाक की हड्डी कार्टिलेज पार्ट और बोनी पार्ट दोनों में डेविएटेड है, तो इन दैट केस हमें कार्टिलेज पार्ट और बोनी पार्ट दोनों ही निकालना पड़ता है. और ये थोड़ा सा रेडिकल प्रोसीजर है और इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस है कंपेयर टू सेप्टोप्लास्टी. ऑफ लेट रिसेंटली हम सेप्टोप्लास्टी ही प्रेफर करते हैं. विंटर्स में जैसे अगर आप सो के उठते हो तो सुबह द होल लैंडस्केप इज कवर्ड विद फॉग. आप देखोगे कि पूरा स्मॉग भरा पड़ा है मॉर्निंग में. एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वेरी बैड और दिल्ली एनसीआर में आपको ही पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर चल जाता है. ऐसे केसेस में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज जो कोल्ड एयर होता है इट एंटर्स द ओरल कैविटी, इट ड्राइज अप द थ्रोट एंड पेशेंट्स जनरली फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन थ्रोट लेके आएंगे, कॉन्स्टेंट थ्रोट क्लियरिंग और नाक बंद या नाक से पानी लेके आना, इनफैक्ट ईयर एक भी लेके आ सकते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं. इन दैट केस ऑल यू हैव टू डू इज कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत पोल्यूशन है तो आपको मास्क पहनना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे घर में आपको बेडशीट्स वगैरह रेगुलरली चेंज करना है. डाइज केमिकल्स को आप अवॉइड करेंगे क्योंकि दीज आर ट्रिगर एजेंट्स दैट कैन कॉज ऑल दिस सिम्टम्स. My advice to all the patients is कि if at all you are suffering from all these conditions, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाक कॉन्स्टेंटली बंद हो जा रहा है या फिर आप स्नोरिंग ले रहे हो, तो you should always visit ENT specialist. आप इसको lightly मत लीजिए because there can be some underlying features जो हमें एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा. You come to the ENT specialist and then we'll take care of it. Thank you.